फ्रेंड्स, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए RSCERT उदयपुर द्वारा सुझाए गए प्रश्न हम हल कर रहे थे। 50 प्रश्न हम पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है। कोई संख्या दे रखी है 5 और खालिस्तान है 7, है ना। 5 4 खालिस्तान 7, यानी एक 4 अंकों की संख्या है। अंक 3 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। रिक्त स्थान में आने वाले अंक बताइए जिससे उक्त संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। देखो कैसे हल करेंगे इसको। पहले हम देखते हैं कि 3 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। मतलब कौन सी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 3 से विभाज्य होती है। तो यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या है, संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ें और जोड़ने के बाद जो संख्या है वो संख्या में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब वो अगर 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी, जिस संख्या के अंकों को अब हमने जोड़ा था, वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो यहां पर एक संख्या दे रखी है जिसका एक अंक गायब है और वो उसी अंक को हमें ज्ञात करना है कि वो अंक कौन सा होगा। तो देखो भाई, 3 से विभाज्य है ये पूरी संख्या, तो इसके सभी अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। एक अंक तो है ही नहीं। ठीक है, उसी अंक को हम ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले हम इन 3 अंकों को जोड़ेंगे, 5 4 और 7 को। 5 4 और 7 को जोड़े तो कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है। अब एक अंक और होगा, यहाँ पे आएगा जो गायब है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। 16 में हम वो कौन सा अंक जोड़ें, ठीक है, कि आने वाली संख्या 3 से विभाजित हो या उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो, 16 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। और 18 में अगर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग उसमें पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस स्थान पर अगर हम 2 रख दें तो इस संख्या के अंदर संख्या कौन सी बनेगी? 5 4 2 7, इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 16 में 5 जोड़ें तो आ गया 21। 21 भी 3 से विभाज्य है, यानी खालिस्तान की जगह अगर 5 रख दें तो इन सभी अंकों का योग 21 आएगा और 21 में 3 का भाग जाएगा। और अगर 21 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा पूरी पूरी बार। इसी प्रकार से हम यहाँ 8 रखें, 16 में 8 जोड़े तो 24 आएगा और 24 में भी 3 का भाग जा रहा है पूरी पूरी बार। ठीक है। तो यहां पर हम खालिस्तान की जगह 8 रख दें तो हमें 5487 यानी 5487 प्राप्त होगा, जो कि 3 से विभाज्य होगा। तो खालिस्तान में क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 8 आ सकता है। इन तीनों अंकों में से भी कोई भी अंक यहां पर रख दें तो इस पूरी संख्या के अंदर, इन 4 अंकों की संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर अ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है कि भंवरों के झुंड में, भंवरे हैं बहुत सारे, उनमें से 1/5वां भाग, वो जो कुल भंवरे हैं ना, उनका 1/5वां भाग कदम्ब के फूल पर जा बैठा। कहां पर बैठा? कदम्ब के फूल पर। और 1/3 भाग गुलाब के फूल पर जा बैठा। और इन दोनों संख्याओं के अंतर का 3 गुना, मतलब अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर करें, मतलब इनको घटाएं और उनका 3 गुना करें, तो वो चमेली के फूल पर जा बैठा, पुष्प पर जा बैठा। अब उस झुंड के अंदर केवल 10 भंवरे बचे हैं, तो झुंड में आरंभ में कितने भंवरे थे ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको, ध्यान से समझना। भाई, मान लेते हैं कि कुल भंवरे जो है वो x है, ये मान लेते हैं हम। अब कदम्ब के फूल पर
1/5वां भाग, यानी कुल भौरे x है, x का 1/5वां भाग क्या होगा, x/5। तो x/5 जो भाग है टोटल, x/5 भौरे कहां पर बैठे, कदम पर। और 1/3 भाग, यानी टोटल x था, x में से x/3 भाग कहां पर जा बैठा, यानी x/3 भौरे कहां पर जा बैठे, गुलाब पर। और अगर इन दोनों का अंतर करें, यानी x/3 में से x/5 घटाएं और उनका 3 गुना करें, तो ये कहां पर जा बैठा, ये चमेली के फूल पर जा बैठा। तो ये करते हैं, हम दोनों का अंतर करते हैं, x/3 में से x/5 घटाएंगे तो यहां पर देखो 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 3 का भाग 15 में देंगे तो तीनों पंजे 15, 5 बार, और उस 5 को अगर इस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x। ऐसे ही 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 तिया 15, उस 3 को इस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। 5x में से 3x गए तो 2x आ जाएंगे, और 2x/15, 2x को 3 से गुणा करेंगे तो ये 6x आ गया, 6x/15 आ गया। अगर इन दोनों को 3 से काटेंगे, मतलब दोनों में 6 में भी 3 का भाग जा रहा है, 15 में भी 3 का भाग जा रहा है, दोनों में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2/5x, यानी 2x/5। समझ में आ रही है ना बात। अब टोटल कितने भौरे बचे, 10 भौरे बचे, वो तो बैठ गए। तो टोटल कितने थे, x थे, x में से ये x/5 कदम पर जा बैठा, x/3 गुलाब पर जा बैठा, और 2x/5 चमेली पर जा बैठा। x में से अगर ये टोटल घटाएंगे तो कितने भौरे बचेंगे, 10। इनको घटाएंगे तो इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 का भाग 15 में देंगे तो 3, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। इसी प्रकार 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी, तीनों पंजे 15, और 5 को इस x से गुणा करेंगे तो 5x। ऐसे ही 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 × 15, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x। तीनों को जोड़ेंगे तो 14x आ गया, 14x/15। ठीक है, अब यहां पर देखो, इस 15 को x से गुणा करेंगे तो 15x - 14x, 15x में से 14x गया तो x बच गया, x/15। तो इस 15 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 × 10, यानी 150। यानी टोटल कितने भौरे थे, पहले 150 भौरे थे। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है। जैसा कि प्रश्न नंबर 51 था ना, वैसा ही प्रश्न है ये। संख्या 7, 3, 5 और खालिस्तान दे रखा है 3, यानी यहां पर हमें 5 अंकों की संख्या दी गई है। में रिक्त स्थान में आने वाले अंक बताइए जिससे संख्या 9 से विभाजित हो जाए। मतलब ये जो 5 अंकों की संख्या है ना, इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसके लिए इस खाली स्थान में क्या आएगा ये बताना है हमें। तो देखो, पहले 9 की विभाज्यता जांच कर लेते हैं। 9 की जो विभाज्यता है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो, जो 3 और 9 के विभाज्यता के जो नियम है ना, वो सेम है एकदम। सेम का मतलब 3 का विभाज्यता का नियम क्या था कि हम उस संख्या के अंकों को जोड़ रहे थे और उसमें फिर 3 का भाग दे रहे थे। अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ऐसे ही 9 में होगा, क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और अंकों को जोड़ने के बाद जो योग प्राप्त होगा उसमें अगर हम 9 का भाग दें और 9 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यही नियम उसमें भी। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। समझ में आई बात। यहां पर संख्या है हमारे पास 7, 3, 5 और खालिस्तान में 3, यानी हम इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। ये एक तो खालिस्तान है, ठीक है, यहां पर तो हमें जो संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो इन सबको जोड़ के देखेंगे पहले, तो कितना आ गया हमारे पास, 18। अब 18 में इस खालिस्तान में जो है ना उसको जोड़ेंगे। तो 18 में क्या जोड़ें कि जो योग आए उसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो 18 में अगर हम 0 जोड़े तो 18 और 0 कितना हो गया, 18, यानी 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो खालिस्तान की जगह क्या रखेंगे, 0। जब खालिस्तान की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 73,503। ऐसे ही अगर 18 में 9 जोड़े तो 27 आ रहा है, और 27 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, यानी खालिस्तान की जगह अगर 9 रखें
73,593, तो इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो कौन कौन से अंक है? एक तो 0 है, एक 9 है। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 54 देखो क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है कि यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। कहने का मतलब क्या है कि चाय की पत्ती है, ठीक है, अब मतलब चाय है, उसका मूल्य जो है 20% बढ़ गया, ठीक है, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। अब देखो वे क्या होता है, ध्यान से समझना, वे मतलब कुल खर्चा। देखो ये होता है खपत। जब हम खपत बढ़ाते हैं, खपत का मतलब जैसे कुल जो चाय उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर खपत बढ़ाएंगे तो वे भी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मूल्य बढ़ा देंगे, चाय का मूल्य बढ़ा देंगे तो भी जो खर्चा है वो तो बढ़ेगा। यानी खपत बढ़ाओ चाहे मूल्य बढ़ाओ, दोनों के बढ़ाने से खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने ये लिखा है कि जो व्यय है वो समानुपाती है खपत गुणा मूल्य के, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है कि उसका जो मूल्य है वो तो 20% बढ़ गया, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वे समान रहे, यानी वे ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए। कैसे करते हैं हल ऐसे प्रश्नों को? देखो इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे, इसमें मूल्य आ जाएगा, इसमें खपत और इसमें टोटल वे, ठीक है। अब चाय के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20% वृद्धि हुई। 20% का मतलब क्या है? पहले 100 था मूल्य, तो कितना बढ़ा? 20, यानी कितना हो गया? 120। यानी पहले अगर 100 था तो 20% बढ़ने का मतलब 120 हो गया। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले कितना था? 100 था पहले, ठीक है, पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120 हो गया। अब अगर वे समान रखना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करना पड़ेगा कि मान लो अगर खपत 120 थी पहले, तो खपत को कितना घटाना पड़ेगा? 100 तक घटाना पड़ेगा। क्योंकि देखो मूल्य और खपत को गुणा करेंगे तो 100 और 120 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12,000। इसी प्रकार 120 और 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर वे का मान तो समान ही है। इसका मतलब अगर मूल्य में 20% वृद्धि हो रही है, यानी अगर 100 का 120 हो रहा है, तो वे समान रखने के लिए खपत को 120 से 100 होना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो खपत जो थी वो 120 से 100 हो गई, कमी कितनी हुई? कमी हुई, पहले 120 थी अब 100 हो गई, तो कमी क्या हो गई? 100 में से 120 घटाएंगे तो 120 में से 100 घटाएंगे तो 20, यानी कमी आ गई 20। अब कमी का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? कमी का प्रतिशत निकालते हैं, ऊपर तो रखते हैं कमी और उसमें किसका भाग देते हैं? जो पहले खपत थी उसका भाग देते हैं। यानी कमी तो 120 में ही हुई ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर रखते हैं कमी जो कि 20 की हुई, और पहले खपत 120 थी तो 120 को नीचे गुणा 100% कर देते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो यह आ गया 100/6%, और इसको भी हल करेंगे तो यह आ गया 50/3%। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो ब है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है? देखो एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्षा ने वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग किया। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। वर्ग क्या होता है? इस प्रकार से एक चतुर्भुज होता है ABCD वर्ग, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वो होता है वर्ग। अब वर्षा ने क्या किया? इस अब देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। सर ने कहा कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। अब वर्षा ने क्या किया? वर्षा को इसके क्षेत्रफल का सूत्र याद था, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए उसने क्षेत्रफल का ही सूत्र प्रयोग करा, ठीक है, उसने क्षेत्रफल का ही सूत्र प्रयोग किया
यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। जबकि उसकी मित्र दीपिका, दीपिका ने क्या करा, उसको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पता नहीं था, तो उसने सोचा कि जो वर्ग के परिमाप का सूत्र है वही वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो उसने वर्ग के क्षेत्रफल की जगह वर्ग के परिमाप के सूत्र का प्रयोग कर लिया वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए। भाई सर ने तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था ना, तो उसने क्या किया कि वर्ग के परिमाप का सूत्र प्रयोग कर लिया। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक। और आश्चर्य की बात देखो कि दोनों का आंसर एकदम सही आया। तो देखो दोनों का अगर आंसर सही आया तो हमें क्या बताना है कि जिस वर्ग पर वे कार्य कर रहे थे ना उसकी भुजा की लंबाई बताओ, ताकि दोनों सूत्रों से मान समान आए। अब देखो दोनों सूत्रों से मान समान आने का मतलब क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा और परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। दोनों से समान मान आया मतलब दोनों को बराबर कर देते हैं। अब एक भुजा से एक भुजा कट जाएगा तो यहाँ भुजा बराबर कितना बच गया, 4 बच गया। यानी कि वो ऐसे वर्ग पर काम कर रहे थे जिसकी भुजा जो है उसकी लंबाई 4 इकाई होगी। यानी ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। देखो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब कोई भी कथन जो है उनको असत्य साबित करने के लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि उस कथन के विरोध में एक भी उदाहरण प्रस्तुत कर दो तो वो कथन असत्य हो जाएगा। एक भी उदाहरण ऐसा है जो कि उस कथन का विरोध करता है तो हमें वो कथन असत्य सिद्ध हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहां पर देखो पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग विषम होता है। विषम समझते हो ना, विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 और सम संख्याएं 2 4 6 8 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम होती है। ये कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग विषम होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक विषम संख्या 1 ले ली, दूसरी विषम संख्या हमने 3 ले ली। दोनों का जब योग किया तो क्या आया, 4। 4 तो सम संख्या है। ठीक है, तो मतलब ये इस कथन का विरोध, ये उदाहरण इस कथन का विरोध कर रहा है। इसका मतलब ये कथन असत्य होगा। तो हमारा आंसर तो यही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर जो अ है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असत्य ही तो ढूंढना था हमें। अन्य कथनों को भी देख लेते हैं एक बार। एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है तो, है ना। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम कहते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो अंतः कोणों को ही बात होती है वहां पे। अब देखो दो सम संख्याओं का योग सम होता है, तो उदाहरण लेके देखते हैं। एक सम संख्या 2 ले ली, दूसरी सम संख्या 4 ले ली, दोनों को जोड़े तो 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक 6 ले ली, दूसरी 8 ले ली, दोनों का योग 14 होता है, तो ये भी सम संख्या है। मतलब दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो कथन अ था वो असत्य था, तो ये ऑप्शन नंबर अ इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि 13,824 का घनमूल है। घनमूल समझते हो ना, कैसे निकालते हैं घनमूल। तो देखो इसका घनमूल निकालते हैं हम। यहाँ पर घनमूल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, छोटा सा 3 लिखेंगे। ठीक है, ये घनमूल हो गया। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करते हैं इसको। तो 13,824 का गुणनखंड करेंगे। देखो इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो आ गया 6,912। इसमें भी 2 का जाएगा तो 2 का भाग देंगे तो आ गया 3,456। इसका भी इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 1,728। इसके भी इकाई का अंक 8 है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 2 का भाग देंगे तो आ गया 864। इसमें भी 2 का देंगे तो ये आ गया 432। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड करें तो ये हमें प्राप्त हुआ इसका गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि 13,884 को हम इन सभी संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने कितने 2 हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 है तो इनको एक साथ लिख दिया। कितने 3 हैं, 3 3 हैं तो तीनों को एक साथ लिख दिया। अब घनमूल क्या होता है, घनमूल के अंदर अगर हमें घनमूल से इसको बाहर निकालना है
तो तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 × 2 × 2 तीन संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, फिर इन 3 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 2 का एक जोड़ा बन गया और 3 3 का एक जोड़ा बन गया। अब ये जब बाहर आती है ना, तो इन 3 3 के जोड़े में से एक ही संख्या बाहर आती है। तो इन दो में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, इनमें से एक 3 बाहर आ गया। जब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी इस संख्या का जो घनमूल हो गया वो आ गया 24। यानी 24 × 24 × 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13,824। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। देखो वही प्रश्न दिया गया है कि संख्या दी गई है 7,005, मतलब यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है, ठीक है ना, 75,300 और कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो अब देखो इस रिक्त स्थान में आने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 6 से विभाज्य हो। यानी इस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या, ऐसा अंक ज्ञात करना है। वो खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो ध्यान से देखना, 6 से विभाज्यता के नियम देखने पड़ेंगे पहले हमें। 6 से विभाज्यता, देखो ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जिनके अंदर 6 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो अगर किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब 6 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए, 6 से विभाज्य होने के लिए उसको 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। अब 2 से विभाज्यता के क्या नियम है? कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। अब यहां पर अगर हम संख्या को देखें, इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। और 4 में तो मतलब यहां पर दिखा रखा है कि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब 2 का भाग तो जाएगा इस संख्या में, क्योंकि इकाई का अंक 4 है। अब बच गया 3। तो 3 के विभाज्यता का नियम अभी हमने देखा था। क्या था 3 की विभाज्यता का नियम? कि ऐसी संख्या जिसके अंकों को जोड़ने पर जो योग आए उसमें अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है कि ऐसी संख्या ढूंढना, ऐसा अंक ढूंढना कि इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7, 5, 3, 4 कितना हो गया? 19। अब एक यहां पर खाली स्थान में जो है वो बच गया। तो खाली स्थान में क्या है कि 19 में अगर वो जोड़ें तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो 19 में अगर 2 जोड़ते हैं तो आ गया 21 और 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब अगर हम इस खाली स्थान की जगह 2 रख दें तो इन सभी अंकों का योग आ जाएगा 21 और उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 3 का आ जाएगा, 2 का तो जा ही रहा है पहले, क्योंकि इकाई का अंक 4 है, तो 6 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 5 और इसी प्रकार 8 रखते हैं तो इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तीनों में से? ये 2 वाली, मतलब 75,324 सबसे छोटी होगी। तो यानी वो अंक कौन सा है? वो अंक है 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया। 59 क्या है? देखो 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 5 सेकंड बाद बजती है, एक 6 सेकंड बाद में बजती है, एक 8 सेकंड बाद में बजती है और लास्ट वाली घड़ी 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, 12-12 सेकंड के बाद में बजती है। तो बताइए कि वो सभी घंटियां एक साथ कितनी देर बाद बचेगी? मतलब उनको एक साथ स्टार्ट करा सबको, एक 5 सेकंड में के बाद में बजेगी, एक 6 सेकंड बाद बजेगी, एक 8 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद बजेगी। तो प्रश्न कह रहा है कि ये एक साथ कब बजेगी? तो देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तय लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तय लेने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। और आपको पता होगा कि एलसीएम के लिए हम इन सभी संख्याओं का एक साथ इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे, देखो इन सभी संख्याओं में से ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 2 का ज्यादा भाग। देखो
6 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है। 5 में नहीं जा रहा तो 5 को ऐसे कैसे रख दो, बाकी कम में 2 का भाग दे दो, जैसे गुणनखंड करते हैं हम। मतलब जब तक 2 का भाग एक भी संख्या में जा रहा है ना, तब तक 2 का भाग दो। तो यहाँ पर देखो 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, लेकिन 4 और 6 में जा रहा है तो उनमें दे लो। और 5 और 3 में नहीं जा रहा तो 5 और 3 जो है उनको ऐसा कैसे रख दो। अब देखो एक संख्या बची है, अभी तो 2 बचा है, 2 जाएगा, 2 का भाग जाएगा उसमें। तो 2 का भाग दे रहे हैं तो एक बार, और बाकी में नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे। अब इनमें से देखो 2 का तो भाग जा ही नहीं रहा, 2 के बाद में किसका, 3 का देखे देखते हैं। तो 2 संख्याएं हैं जिनमें 3 का जाएगा, तो यहाँ पर दे लिए। 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे कैसे। अब इनमें से अब देखो 5 का भाग देते हैं तो 5 का भाग चला गया। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन सभी संख्याओं का गुणनफल। इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आ गया 120, यानी 120 सेकंड बाद में वो घंटियां एक साथ बजेगी। आई बात समझ में। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो ये जो प्रश्न है इसको हम लेक्चर नंबर 2 में, कौन से में, लेक्चर नंबर 2 में प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें हल कर चुके हैं। तो आप YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पर लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसमें पहला ही प्रश्न है लेक्चर नंबर 2 का, मतलब 11वां प्रश्न जो है वहाँ हम इसको हल करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है हम आगे वाले वीडियो के अंदर आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।